नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल बाज क्लासेज पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, आपकी एक एसएससी जीडी की एग्जाम स्टार्ट होने जा रही है। उसी का एक पार्ट आता है जीएस जनरल साइंस। उसी के आज का हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं और इस क्लास में आपके एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर के पेपरों में आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? इसका पहला ऑप्शन आपका है परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है लघुत्तर तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन और चौथा है विखंडन। तो बताइए भाई, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या है? सही है, लघुत्तर तरंग दैर्ध्यों का प्रकीर्णन। देखिए प्रकीर्णन का अर्थ क्या लिया जाता है? प्रकीर्णन का अर्थ लिया जाता है फैलना। क्या होता है? फैलना। सूर्य की जब किरणें सूर्य से निकलकर चलती हैं तो उसमें 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं भाई? 7 कलर होते हैं, जिसे हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। विबग्योर के नाम से हम जानते हैं। ये 7 कलर उस सूर्य की किरण में होते हैं। जैसे ही सूर्य की किरण पृथ्वी के वातावरण से टकराती है तो पृथ्वी के वातावरण में बहुत सारे धूल के कण, मिट्टी के कण आदि चीजें होती हैं। तो उस कारण क्या होता है? प्रकाश क्या हो जाता है? फैल जाता है। प्रकाश किरणें क्या हो जाती है? फैल जाती है। और जब प्रकाश किरण फैलती है तो उसका क्या कहलाता है? उसे प्रकीर्णन कहते हैं। और इसमें प्रकाश किरण को प्रकीर्णन जो होता है वो तरंग दैर्ध्य, जिस प्रकाश किरण की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी, जब सबसे कम होगी उसका प्रकीर्णन क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। और इसमें विबग्योर में लेफ्ट जब आप जाओगे तो रेड कलर की क्या हो जाएगी? तरंग दैर्ध्य बढ़ती जाएगी। और वॉयलेट जो रंग होता है इसकी क्या हो जाती है? तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। इस वजह से इनका VIB वॉयलेट, इंडिगो और ब्लू कलर का क्या होता है? प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। और इन्हीं के संयुक्त प्रभाव के कारण आपको आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। समझ में आया? चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है कि खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? आजकल आप बहुत सारे बर्तन देखते हो जिनके नीचे के पेंदे को क्या कर दिया जाता है? काले रंग से रंग दिया जाता है। तो उसी का कारण आपको बताना है। क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन आपको क्या कह रहा है? उससे रोजाना साफ करना मुश्किल होता है। दूसरा है काली सतह उष्मा की सुचालक होती है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? काली सतह उष्मा की क्या हो जाती है? कुचालक होती है। और चौथा क्या कह रहा है? काली सतह उष्मा की क्या होती है? अच्छी अवशोषक होती है। तो बताइए भाई यार, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर यार रहेगा डी, काली सतह उष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। काला रंग जो होता है उष्मा का क्या होता है? बहुत अच्छा अवशोषक होता है। आप कभी काले रंग के कपड़े पहनकर धूप में जाना तो आप देखोगे कि आपको जल्दी ही क्या लगने लगेगी? गर्मी लगने लगेगी। चलिए हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? हास्य गैस का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये लाफिंग गैस की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है? NO, बी क्या कह रहा है? H2O, सी क्या कह रहा है? NO2 और डी क्या कह रहा है? N2O। तो बताइए क्या फॉर्मूला होगा लाफिंग गैस का? लाफिंग गैस का राइट आंसर हो जाएगा N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं हम इसे? नाइट्रस ऑक्साइड। क्या कहा जाएगा इसे? नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस जिसे बोलते हैं, ये एक ऐसी गैस होती है जिसे आप सूंघ लेंगे तो बेवजह भी आप क्या रहेंगे? हंसते रहेंगे। इसी कारण इसे क्या कहते हैं? लाफिंग गैस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? जब भी पीलिया रोग होगा तो उससे कौन सा अंग आपका प्रभावित होगा, ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन आपको दे रखा है हृदय, दूसरा दे रखा है यकृत, तीसरा दे रखा है पीलिया और चौथा क्या कह रहा है? पित्ताशय। तो देखिए पीलिया रोग में क्या कौन सा अंग प्रभावित होगा? लीवर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीवर, यकृत। पीलिया रोग में क्या होता है? देखिए भाई, पित्त रस का, पित्त जो होता है, पित्त, इसकी मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाती है। इसकी मात्रा क्या हो जाएगी? शरीर में ज्यादा हो जाती है। और पित्त रस में आपका एक वर्णक होता है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन वर्णक आपका किस में होता है? पित्त रस में होता है। तो ये जब पित्त रस आपके शरीर में अधिक मात्रा में हो जाएगा तो ये शरीर के कई अंगों में जमा हो जाता है। जैसे आपके नाखून, त्वचा क्या हो जाएगी? उससे फिर पीली दिखाई देने लग जाती है।
इस वजह से पीलिया रोग हो जाता है और उसमें लीवर का क्या हो जाता है, कार्य क्षमता घट जाती है। क्यों? लीवर ही क्या करता है, पित्त रस का निर्माण करता है। पित्त रस का निर्माण कौन करेगा? लीवर करेगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे नहीं, पित्त रस का निर्माण कौन करता है? पित्ताशय। लेकिन वो पित्ताशय में क्या होता है? संचित होता है, स्टोरेज होता है पित्ताशय में। निर्माण कहां होता है पित्त रस का? लीवर में होता है। लीवर को क्या कहते हैं? सबसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कहते हैं। क्या ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? कई बार ऑप्शन आपसे क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? लीवर हो जाएगा। इसके अलावा लीवर यूरिया का निर्माण भी कौन करता है? यूरिया निर्माण भी करता है ये। तो पूछ लिया जाए कि यूरिया का निर्माण कहां होता है, तो कहां होता है? लीवर में होता है। लीवर में होगा और किडनी में क्या होगा? ये फिल्टर होगा। किडनी में क्या होगा? फिल्टर होगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई? आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है? सबसे भारी धातु की बात कर रहा है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है ओस्मियम, बी क्या कह रहा है? पीटी प्लेटिनम, सी क्या कह रहा है? पीबी लेड, और चौथा क्या रहा है? डब्ल्यू यानी कि टंगस्टन। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओस्मियम। कौन सी होती है भाई? ओस्मियम। और यही आपको बता दिया जाए कि सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की धातु की बात कर ली जाए, हल्की धातु, तो हल्की धातु, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है भाई? लिथियम। कौन सी होती है भाई? लिथियम। इसके अलावा हम बात कर लें कि द्रव धातु, कई बार पूछ लिया जाता है कि द्रव धातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलेगी आपको, क्या हो जाएगी वो? Hg, मर्क्यूरी। क्या हो जाएगी भाई? Hg, मर्क्यूरी क्या होती है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मिलती है। इसके अलावा जितनी भी धातुएं हैं वो सभी क्या होती हैं? ठोस रहती हैं। यही एक चीज और बता दें कि द्रव अधातु भी होती है एक। क्या होती है? एक द्रव अधातु है जो कौन सी है? ब्रोमीन। क्या है भाई? ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है? द्रव अधातु है। द्रव धातु की बात करें तो आपकी Hg मरकरी है, इसको पारा भी कहा जाता है। और सबसे हल्की धातु क्या हो जाएगी आपकी? लिथियम। और उस सबसे भारी धातु की बात कर ली जाए तो क्या हो जाएगी भाई? ओस्मियम। चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका आ गया है। क्या कह रहा है भाई? देखिए, कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता है? कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता है? ऑप्शन ए है ग्राउंडनट ऑयल, बी क्या है? बटर ऑयल, सी है बटर मिल्क, और डी क्या है? आइसक्रीम। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक फैटी एसिड होता है जो आपकी रक्त कोशिकाओं को क्या करता है, रक्त की जो धमनियां या शिराएं होती हैं, इनकी बाहरी दीवारों को क्या करता है? नम रखता है और उनके तंतुओं को बनाता है, रेशों को बनाता है। लेकिन अधिक मात्रा में होने पर यह क्या हो जाता है? उन्हीं धमनियों में जम जाता है और उससे क्या हो जाता है? हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर आप क्या होगा? आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ पर कि यह कोलेस्ट्रॉल इनमें से किस में नहीं पाया जाता है? तो किस में नहीं पाया जाता है भाई? ग्राउंड नट ऑयल में नहीं पाया जाता है। ग्राउंड नट ऑयल या मूंगफली का तेल जिसे बोलते हैं आप, मूंगफली का तेल, मूंगफली का तेल जो होता है, मूंगफली तेल में क्या नहीं होता है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं होती है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई? एंजाइम की गतिविधि, एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है? पहला ऑप्शन पीएच, दूसरा है प्रकाश, तीसरा है आर्द्रता, और डी क्या कह रहा है आपका? बारिश। किसकी बात कर रहा है? एंजाइम की गतिविधि की। एंजाइम जो क्रिया करते हैं वो किससे परिवर्तित हो सकते हैं? इनमें से पीएच के आधार पर परिवर्तित हो सकते हैं। देखिए कैसे हो सकते हैं। आमाशय के अंदर, आमाशय जो होता है उसमें एक एंजाइम होता है पेप्सिन। कौन सा एंजाइम? पेप्सिन। कौन सा एंजाइम हो गया? पेप्सिन एंजाइम हो गया। पेप्सिन एंजाइम जो आपका हो जाएगा, ये कितने पीएच पर काम करता है? ये पीएच पर काम करता है 1.8 पीएच पर, यानी कि अम्लीय अवस्था में काम करता है। यही इसके बाद अग्नाशय, छोटी आंत के अंदर देखें, छोटी आंत में आपका स्रावित होता है अग्नाशय से कौन सा? ट्रिप्सिन एंजाइम। ट्रिप्सिन एंजाइम स्रावित हो जाएगा। लेकिन छोटी आंत की
पीएच अग्नाशय से स्रावित होगा तो वहां पीएच कितनी होती है, 6.8 होती है, जो कितनी होती है, 6.8 होती है। हल्का अम्लीय होता है, तो ये काम करता है फिर अम्लीय माध्यम में। अलग अलग पीएच पर अलग अलग एंजाइम कार्य कर रहे हैं। चलिए हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, प्रोटीन किससे पचते हैं, प्रोटीन किससे पचते हैं। तो पहला ऑप्शन है, ए है आपका प्रोटीएज, बी एमिलेज, सी लाइपेज और डी क्या कह रहा है, न्यूक्लिएज। तो प्रोटीन किससे पचते हैं भाई, प्रोटीन पचते हैं प्रोटीएज एंजाइम से। कौन से एंजाइम से, प्रोटीएज एंजाइम से पचते हैं। इसमें प्रोटीएज एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन हो गया और पेप्सिन हो गया, ये एंजाइम क्या करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं और ये क्या कहलाते हैं, प्रोटीएज एंजाइम कहलाते हैं। लाइपेज एंजाइम जो है ये किसका पाचन करता है भाई, वसा का पाचन करता है। किसका, वसा का पाचन करेगा ये। और न्यूक्लियस एंजाइम जो होते हैं, न्यूक्लियस एंजाइम होते हैं वो किसका पाचन करते हैं भाई, न्यूक्लियस एंजाइम न्यूक्लिक एसिड जैसे डीएनए और आरएनए का पाचन करते हैं। जो हमारे भोजन में डीएनए आरएनए जाते हैं उनका पाचन करेंगे न्यूक्लियस एंजाइम। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्लोराइड हाइड्रोक्साइड का उपयोग खालिस्तान के लिए नहीं किया जा सकता। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है कि इसका उपयोग खालिस्तान के लिए नहीं किया जा सकता। साबुन बनाने, अखबार बनाने, अचार परिरक्षित करने और धातुओं की चिकनाई हटाने। तो किसके लिए नहीं कर सकते हम, किसके लिए नहीं कर सकते, आचार परिरक्षित करने के लिए। इसके अलावा साबुन बनाने, अखबार बनाने और धातुओं की चिकनाई हटाने में किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, जिसे कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। सामान्य नाम क्या है इसका, कास्टिक सोडा। अचार को हम परिरक्षित करने के लिए क्या काम में लेते हैं, एसिटिक एसिड। कौन सा काम में लिया जाता है, एसिटिक एसिड का काम उपयोग किया जाता है, जिसे हम सिरका बोलते हैं, या इसे क्या बोलते हैं, सिरका। इसका उपयोग किसमें किया जाता है, अचार को परिरक्षित करने में उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है भाई, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। क्या पूछ रहा है आपसे, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सभी को याद रहता है। ऑप्शन ए प्रकोष्ठिका, बी कुहनी की हड्डी, सी कलाई की हड्डी और डी कान की हड्डी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कान की हड्डी। और कान की भी कौन सी हड्डी होती है भाई, कान में 3 हड्डियां होती हैं, स्टेपिस, मेलियस और इनकस। उसमें से सबसे छोटी होती है स्टेपिज। कौन सी, स्टेपिज हड्डी। स्टेपिज हस्ती क्या होती है, सबसे छोटी होती है, शरीर की सबसे छोटी हस्ती है स्टेपिज हड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन बताना है आपको, और वो भी किसके लिए बताना है, अमल और क्षार के लिए बताना है। तो देखिए, अमल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देते हैं। बी क्या कह रहा है, क्षार नीले लिटमस के रंग को बदलकर लाल कर देते हैं। सी कह रहा है क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और डी अमल स्वाद में नमकीन होते हैं। तो देखिए पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, अमल। अमल की बात करते हैं। सबसे पहले अमल क्या कौन होते हैं, जो क्या करेंगे भाई, नीले लिटमस को, किसको, नीले लिटमस को किस में बदल दें, लाल में। और इन स्वाद में कैसे होते हैं ये, खट्टे। स्वाद में कैसे हो जाएंगे भाई, खट्टे स्वाद में। अमल को आप इस एक ट्रिक से भी ध्यान रख सकते हैं कि कैसे लिटमस को कैसा कर देते हैं, अनील के नाम से। क्या चलती है, अनील। ए का मतलब अमल, नी का मतलब नीला और ले का मतलब लाल। क्या कर देंगे, अमल नीले लिटमस को कैसा बदल देते हैं, लाल में बदल देते हैं। अब देख सकते हैं आप अपना ऑप्शन। उसके अलावा क्षार की बात कर लें आप, यहीं क्षार की बात कर लें, तो ये क्या करते हैं, बिल्कुल अमल का उल्टा, लाल लिटमस को किस में बदल देते हैं, नीले में। किस में बदल देंगे भाई, नीले में। और स्वाद की इनकी बात करें तो ये कैसे होते हैं भाई, कड़वे। कैसे होते हैं ये, स्वाद में कड़वे। अमल कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे। और क्षार कैसे होते हैं, बेस जिन्हें बोलते हैं वो कड़वे होते हैं। लाल लिटमस को नीला कौन करेगा,
कौन करेगा? क्षार। और अमल क्या करेंगे? नीले लिटमस को क्या कर देंगे? लाल में परिवर्तित कर देंगे। अब इसके आधार पर आप ऑप्शन देख सकते हैं। अमल लाल लिटमस के रंग को बदलकर नीला कर देते हैं, क्या करते हैं? नहीं, नीले लिटमस को कैसा करते हैं? वो लाल करते हैं। तो आपका ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्षार नीले लिटमस के रंग को बदलकर लाल करते हैं? नहीं, क्षार क्या करते हैं? लाल लिटमस को बदल करके इसमें करते हैं, नीले में परिवर्तित करते हैं। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में कैसे होते हैं भाई? कड़वे होते हैं। ये ऑप्शन क्या कर रहा है आप? सही है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़े आगे, आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है कि Ag एक महंगी धातु है, महंगी, नरम, सफेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। एक किसी धातु का क्या दे दिया इसने? प्रतीक दे दिया है। तत्व या धातु कैसे कहेंगे, उसका क्या दे दिया इसने? प्रतीक दे दिया। और उसके गुण बता रहा है कि वो महंगी है, नरम है, सफेद, चमकदार धातु है और उसे आमतौर पर सामान्य भाषा में हम बोलचाल में जो क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए है चांदी, बी एल्यूमिनियम, सी पारा, डी निकल। तो राइट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा भाई? चांदी। क्या होती है वो? चांदी होती है। Ag किसका प्रतीक है? चांदी का। चांदी का प्रतीक है, महंगी है ही, चमकदार, आपके सामने देखते हैं। और इसी चांदी के बारे में एक सबसे बढ़िया बात है कि विद्युत की सबसे अधिक सुचालक है ये। सभी धातुओं में विद्युत की सबसे अधिक सुचालक कौन है? चांदी है। अगर इसके वायर बना दिए जाएं तो लंबे समय तक वायर गर्म भी नहीं होंगे और जलेंगे भी नहीं। लेकिन ये महंगी धातु होने के कारण इसका वायर बनाना संभव नहीं है। उसकी जगह हम किसको काम में ले जाते हैं? विद्युत की। इसके बाद सुचालक होता है कॉपर। कौन को होता है? कॉपर होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है कि पुस्तक द ओरिजिन स्पीशीज के लेखक कौन थे? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, बी जेम्स वाटसन, सी जैन गुडालक और डी लुईस पास्चर। तो कौन है भाई? ऑप्शन ए है यहाँ राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इसके अलावा जेम्स वाटसन ने क्या किया है? 1962 में, कब? 1962 में इन्होंने दिया था डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रस्तुत किया था। यानी कि डीएनए की जो द्विकुंडलीय संरचना है वो किसने बताई थी? जेम्स वाटसन ने, क्रिक नाम के एक साइंटिस्ट के साथ मिलकर 1962 में। इसके अलावा लुईस पास्चर, इन्होंने क्या किया था? टीकाकरण की खोज की थी। किसकी खोज की थी भाई? टीकाकरण की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने। और इसके अलावा इन्होंने पाश्चुरीकरण की भी खोज की थी। जो दूध आजकल आप दूध के पैकेटों पे देखते हैं, पाश्चुरीकृत दूध, उसे 40 डिग्री या 70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लगातार गर्म किया जाता है आधा घंटा या 1 घंटा के लिए। तो उससे क्या होता है? उसमें जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सभी क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। उसको बोलते हैं पाश्चुरीकरण। और टीकाकरण की खोज कौन करेगा? लुई पास्चर। जेम्स वाटसन ने क्या किया था? 1962 में डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रस्तुत किया था। और चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की क्या है? द ओरिजिन स्पीशीज नाम की एक पुस्तक है। ये कौन थे? एक विकासवादी सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? क्या पूछ रहा है? हिस्सा नहीं है। ध्यान रखना, हिस्सा नहीं है पूछ रहा है। क्या है? केशिकाएं, धमनियां, शिराएं और सी ऑप्शन क्या कह रहा है? विली। तो इनमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? सी हो जाएगा, विली। देखिए परिसंचरण तंत्र, उसका केशिकाएं, धमनियां और शिराएं क्या होती हैं? हिस्सा होती हैं। उसके साथ साथ हृदय भी हो जाएगा, जिनसे क्या हो जाएगा? रक्त बहता है। लेकिन विली आपका किससे संबंधित होता है भाई? पाचन से संबंधित। किससे संबंधित होता है? ये पाचन तंत्र से संबंधित है। पाचन तंत्र से संबंधित है विली, जो कि छोटी आंत में एक हिस्सा होता है। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा क्वेश्चन है? 15 क्या कह रहा है? सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालने में विफल अमल कौन सा है? कि सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या नहीं निकल पाए? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? SCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट
इससे कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं निकाल पाने वाला एसिड पूछ रहा है। ऑप्शन ए है फॉर्मिक एसिड, बी है सल्फ्यूरिक एसिड, सी है एसिटिक एसिड और डी है कार्बनिक एसिड। तो क्या हो जाएगा यहाँ, जब इससे क्रिया नहीं करने पर कार्बनिक एसिड जो होता है क्रिया करके इससे CO2 गैस नहीं निकाल पाता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं भाई, खाने का सोडा। क्या बोला जाता है इसे, खाने का सोडा भी कहते हैं इसे। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है, खाने का सोडा। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कह रहा है कि BCG टीके में, किसमें, BCG टीके में सी सबसे क्या अभिप्राय है, कैलमेट, क्लोरीन, सी है आपका कफ और डी है कैडमियम। देखिए BCG ये है क्या, किस चीज का टीका है, ये टीबी का टीका है। किसका टीका है ये, टीबी का टीका है। टीबी का 6 रोग का टीका है, 6 रोग। इसका क्या है, ये टीका है BCG, जिसका पूरा नाम होता है बेसिलस कैलमेट गुवेरिन। बेसिलस कैलमेट गुवेरिन, BCG का पूरा नाम है बेसिलस कैलमेट गुवेरिन। बी से बेसिलस, सी से कैलमेट और जी से गुवेरिन। तो यही आपसे पूछा है कि इस सी का मतलब क्या है। इस BCG में सी का मतलब आपसे प्रश्न में पूछा है, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा ए कैलमेट। क्या हो जाएगा भाई, ए कैलमेट आपका राइट आंसर चला जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अपनी त्वचा द्वारा श्वसन करता है। त्वचा के द्वारा श्वसन करने वाले जंतु को बताना है। ए मोर, बी मेंढक, सी खरगोश, डी हिरन। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, बताइए भाई, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो यहाँ राइट हो जाएगा मेंढक। मेंढक देखिए, मेंढक फेफड़े से भी श्वसन करता है, फेफड़ों से भी श्वसन करता है और उसके साथ अपनी नम त्वचा से भी, दोनों अलग अलग स्थितियों में करता है। जब ये जमीन पर रहता है, खुले में रहता है, या पानी में रहता है, तो पानी की सतह पर आकर के सांस ले लेता है, तो उस समय क्या किससे श्वसन करता है, ये फेफड़ों के माध्यम से करता है। नम त्वचा से कब करेगा, जब ये देखिए जलीय प्राणी है, उभयचर है, जल में भी रहता है, किसी जोहड़ या तालाब में रह रहा है और जोहड़ या तालाब का क्या सूख गया, पानी सूखने के बाद उसमें दरारें पड़ जाती हैं, तो ये क्या चले जाते हैं, उन दरारों में घुस जाते हैं अपने जीवन को बचाने के लिए, जीवन की रक्षा करने के लिए। और उन दरारों में तब तक रहते हैं जब तक पानी नहीं आए। और उन दरारों पर क्या मिट्टी मिल गई, मिट्टी से ढक गए, उस समय ये किससे श्वसन करके जिंदा रहते हैं, नम त्वचा से श्वसन करके क्या रहते हैं, ये जीवित रह जाते हैं। इसके अलावा आपका नम त्वचा के द्वारा श्वसन करने वाला कौन सा है, केंचुआ। केंचुआ किससे श्वसन करता है भाई, नम त्वचा से श्वसन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या कह रहा है कि विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। विटीकल्चर के रूप में किसे जाना जाता है, वो पूछ रहा है। ए सब्जियां, फूल और फल उगाने के, दूसरा है मछली प्रजनन, तीसरा है रेशम कीट का पालन करने से, या अंगूर की खेती। तो विटीकल्चर के रूप में हम किसको जानते हैं, विटीकल्चर के रूप में हम जानते हैं किसको भाई, अंगूर की खेती को। जो अंगूर की खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं, विटीकल्चर। उसके अलावा हम देखते हैं फल सब्जियां उगाने को क्या कहते हैं, ओलेरीकल्चर। क्या बोला जाता है इसे, ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर क्या बोलते हैं, ओलेरीकल्चर, फल सब्जियां उगाने की। मछली प्रजनन को हम क्या बोलते हैं भाई, पीसीकल्चर। क्या बोला जाता है इसे, पीसीकल्चर। क्या कहते हैं, पीसीकल्चर। और रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। क्या बोला जाता है, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किसे कहेंगे, रेशम कीट का पालन करना, सेरीकल्चर हो जाएगा। मछली प्रजनन या मछली पालन करना हो जाएगा पीसीकल्चर। फूल फल सब्जी उगाना ओलेरीकल्चर। और विटीकल्चर क्या हो जाएगा आपका, अंगूर की खेती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, पानी के एक अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। भाई पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। क्या होता है, H2O। 2 हाइड्रोजन के अणु और 1
ऑक्सीजन का अणु। अब ये यहां प्रश्न में देखिए क्या पूछ रहा है, द्रव्यमानों का अनुपात पूछ रहा है। किसका अनुपात पूछ रहा है? द्रव्यमानों का। तो पानी में हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 2 अणु है, और हाइड्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है 1। 2 अणुओं का कितना हो जाएगा भाई? 2 हो जाएगा। यही बात कर ले ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का एक अणु का भार होता है 16, और ऑक्सीजन का अणु भी कितना है? यहाँ 1 है। तो यहाँ 2 अनुपात कितना हो जाएगा? 16। जब इसे आप अनुपात को सोल्व करेंगे तो 1:8 आएगा। इसका मतलब द्रव्यमानों का अनुपात यहाँ क्या हो जाएगा? 1:8। और ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1:8। यही आपसे पूछ ले कि अणुओं का अनुपात बताइए, अणुओं की संख्या का अनुपात पूछ ले, तब क्या देखेंगे आप? अणुओं की संख्या देखेंगे, परमाणुओं की संख्या क्या 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 हो जाएगी? यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे? 2, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा? 1। तब अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1। और इसी के अलावा आपसे पूछ लिया, यहाँ क्या पूछा है आपसे? द्रव्यमानों का अनुपात। द्रव्यमानों का अनुपात आपका क्या हो जाएगा? 1.8, सॉरी 1:8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कह रहा है कि अल्फा कण किसके द्विआवेशित आयन होते हैं? अल्फा कण किसके द्विआवेशित आयन होते हैं? बेरिलियम, हाइड्रोजन, सी है हीलियम, और डी क्या है? लिथियम। तो यहाँ राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हीलियम। जो अल्फा कण होते हैं, अल्फा कण होते हैं वो क्या होते हैं? हीलियम का ही प्रतिरूप होते हैं। अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम का ही प्रतिरूप होते हैं। हीलियम के बराबर अणुओं के बराबर, एक अणु के बराबर क्या हो जाएगा? एक अल्फा कण होता है। धन्यवाद भाई, क्लास में बने रहे, लास्ट तक बने रहने के लिए। आप इस क्लास को देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।